आज हम आपको 22वें हमजा वाहिद लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। मुश्तबा आपको 22वें हमजा लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर फरीद पंजवानी। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा क्या आए इस सभा में। मैं कलीम दुरानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि कलीम दुरानी साहब सदर डॉक्टर टीपू सुल्तान हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, जो कि इस जलसे की सदारत करेंगे। इससे पहले कि मैं बाकायदा आगाज़ करूँ, आपको बता दूं कि जो ये आज का 22वां हमजा वाहिद लेक्चर अरेंज कर रहा है वो इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एक वो इदारा है जो कि सोच बनाने एक ऐसा इदारा है जिसका रुतबा नज़र लोगों के समाजी इंसाफ नज़र पैदा करना, मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाली समाजी सियासी पसंदी जिसका इस माशरे को सामना है उससे माशरे को आज़ाद करना, उसके साथ कायम किया और फिर अल्टीमेटली एक रिसाला जिसका नाम इर्तिका रिसाला है वो भी निकलता है। और साथ 1993 में सेमिनार का भी एक वसी सिलसिला शुरू किया गया और उसका जो पहला जो सेमिनार था वो अगस्त 1991 में जब सोवियत यूनियन के निज़ाम के बाद सोशलिज्म की दुनिया में क्राइसिस आया, सोशलिज्म का बहरान नज़रिया और अमल के नाम से शुरू हुआ और बाद ये फैसला किया गया कि हर 15 रोज़ा जो है सेमिनार मुनक्किद किया जाएगा। तो उसके नतीजे में लागिनत जो है सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स और दीगर चीज़ें की जा चुकी हैं और अल्टीमेटली उसके नतीजे में हमारी चीज़ें पब्लिश भी होती रही हैं। तो इसी सिलसिले में हम जो है दो ख़ास तौर पर लेक्चर, हमजा वाहिद लेक्चर और हमजा अलवी इम्तियाजी लेक्चर्स जो है वो सालाना बुनियाद पर करते आए हैं। तो आज इसी सिलसिले की 22वां जो लेक्चर है जिसमें आज डॉक्टर फरीद पंजवानी हमारे साथ शरीक हैं, वो इसमें बात करेंगे। तो डॉक्टर फरीद पंजवानी जो है वो हमें लेक्चर देंगे। इससे पहले कि हम डॉक्टर फरीद पंजवानी से रिक्वेस्ट करें कि वो अपना लेक्चर दें, मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे साथ मौजूद है राहत सईद साहब जो कि इर्तिका के बुनियादी अरकान में शामिल हैं, वो आएँ और हमजा वाहिद का एक तारुफ पेश करें तमाम साथियों से। जो मौजूद हैं और जो लोग शायद सुन रहे हैं उन्हें हमजाबाजी की तारीफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, मगर हुक्म है तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमजाबाजी में वो एक तरह से एक आइकॉन थी हमारी। सब उनको हमजाबाजी कहते थे सिवाय उन लोगों के कि जो उनके बहुत करीब रहे थे इब्तदा में, जब वो उस वक्त के जो साथी हैं उनके अलावा कोई उनको हमजाबाजी के अलावा और कोई कहते हुए नहीं सुना। उनके भाइयों के अलावा उनके जो 5 भाई थे वो
वो पांचों भी मतलब उसी नुक्ते नजर के और उसी सोच के हामिल थे कि जो हम बाबा जी की सोच थी। और वो सोच ये थी कि जो दुनिया के मजलूम लोग हैं उनकी आवाज़ बने, उनके लिए जो कुछ मुमकिन है वो किया जाए, ताकि वो जो है उनकी शुरू बेदार हो, तो वो अपनी जद्दोजहद अपनी जद्दोजहद से अपने आप को आज़ाद करवाएं इस ऑपरेशन से, इस जुल्म से जो किया जा रहा है। हमजाबाजी के लिए जो हमने ये यहाँ पर लेक्चर का इंतजाम किया है, हर पहली मार्च को हम ये करते हैं। तो ये भी मतलब ना तो उनकी हमें पैदाइश है और ना उनकी हमें वफात है। ये जो है ये एक जद्दोजहद थी यहाँ पर मजदूरों की 1960-61 में, जिसमें वो जो है उनका बहुत बड़ा रोल था उस हमजाबाजी का, उस मजदूर जद्दोजहद के अंदर भी। तो वो उसमें चूंकि बहुत से हमारे साथी मजदूर साथी जो है शहीद भी हुए थे, तो वो पहली मार्च को हम इसलिए मनाते हैं कि हमजाबाजी जो है वो उस जद्दोजहद में शहीद थी और उस जद्दोजहद से जो हमारे यहाँ की मजदूर तहरीक है उसको उसकी तरह से इब्तदाई उसकी काबिश थी। हालांकि उससे पहले भी कराची में बहुत जद्दोजहद हो चुकी थी पहले, लेकिन ये कि 60 की दहाई 60 की जो जद्दोजहद है वो बहुत याद की जाती है और उसके जो हीरोज थे वो याद किए जाते हैं। तो हम हमजाबाजी को का लेक्चर जो है ये उस हवाले से पहली मार्च को करते हैं। हमजाबाजी में अपनी जिंदगी जो है वो मुस्तकिल एक जद्दोजहद से उन्होंने कभी जो है किसी चीज से हार नहीं मानी और हर मौके पे जहाँ भी मतलब ये पड़ी कि वो जो है वो अपने काम मिशन को आगे बढ़ा सके, तो वो उस मिशन को आगे बढ़ाती रही। उन्होंने जो है वो अपने साथियों के साथ मिलके एक स्कूल कायम किया यहाँ के पास और ख़वातीन का बच्चियों के लिए स्कूल कायम किया और उसमें जो है वो साथियों ने लामुआवजा पढ़ाने का जो है वो एक जिम्मेदारी ली और वो स्कूल जो है वो उस इलाके के लिए बहुत अहम स्कूल बन गया है। हमजाबाजी जो है जहाँ कहीं पे भी देखती थी तो तहरीक पर जद्दोजहद पे अमल कर सकती हैं, तो वो वहाँ जाती थी बगैर किसी तकल्लुफ़ के। बाद में जब वो मतलब पहले तो वो उन्होंने PFC तक डेमोन्स्ट्रेटर हो गई, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने उसी दौरान तमाम जॉब के दौरान घरेलू मसरूफियात के बावजूद भी उन्होंने मास्टर्स किया फिजिक्स में और फिर वो जो है वो बड़ा लेक्चर हुई, उसके बाद सीनियर लेक्चर तक होने तक वो जो है वहाँ पर पढ़ाती थी। लेकिन ये कि हम उनको याद करते हैं, ज़्यादातर मेरी मुलाकात उनसे 61 में मैंने उन्हें देखा, लेकिन मेरी मुलाकात उनसे जो है वो 63 की जो स्कूल में 2 घंटे उस वक्त से शुरू हुई थी और वो उनके आखिरी दिन तक कायम रही। आखिरी दिन भी हम शायद मिले थे, मुझे ये याद पड़ता है कि हम गए थे और चले आए। वो चूँकि हारने की आदि नहीं थी तो मुझे वाहिद बताते थे उस दिन उनसे बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई थी कि कौन पहले ये जो है इस दानिशानी को से कुछ होगा। तो वो जो है उन्होंने जो है बस वो एक खांसी उनको हुई रात को और उस खांसी के बाद जो है वो चली गई। तो यूँ उन्होंने वाहिद बशीर को शिकस्त दे दी। वाहिद बशीर खुद जो है वो एक बहुत हमारे लिए ट्रेड यूनियन के अंदर पूरी जिंदगी जो है वो इसी के लिए वक्त कर दी। हिंदुस्तान में जब नहीं रह गया कि वो जो है वो पुलिस की दस्तर से बच सके तो या पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में आके उन्होंने जो है उसकी मिशन को जारी रखा और आखिरी दम तक वो उस मिशन पे हो भी पाए। तो यूँ दोनों की जो जोड़ी जो ऐसी जबरदस्त जोड़ी थी कि वो हम सब लोग जो जानते थे और
वो लोग भी जो जानते नहीं थे मतलब उनके बारे में जानना जानते थे, वो उनके लिए एक आइडियल थे। ये दोनों नेता भी और एक जोड़ी की हैसियत, ये जो है बहुत लोगों की तरह बहुत अच्छे मकानों में रह सकते थे, बहुत अच्छे तरह से अपने मिडिल क्लास जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है वो मजदूर बस्ती के अंदर अपने आप को जो है रहे। वो एक कमरे का मकान जिसमें वो दोनों साथ रहे, ऊपर उनका एक चौबारा बनाया था, वो जो वो उसके में लाइब्रेरी बना दी थी। फिर हमजा बाजी ने जो है वहाँ पर बस्ती के अंदर एक मेडिकल सेंटर जो है वो कायम किया, जिसमें फ्री दवाएं जितनी थी और उनकी तमाम दोस्तें जो डॉक्टर थी उनको वो वहाँ आकर मरीजों को देखने के लिए हमारा करती थी। तो ये उनकी जिंदगी जो है वो पूरी जिंदगी एक जद्दोजहद है, और पूरी जिंदगी जो है वो एक मुश्किल राह बन सकती है उन सब लोगों के लिए कि जो आवाम से मोहब्बत करते हैं, जो आवाम के दुख को समझते हैं और दुख के साथ बाजी के बारे में ये बात ही कह सकते हैं कि वो जो है हमेशा हमें याद रहेगी, और हमेशा जो है हम चाहेंगे कि उन्हें याद रखा जाए, और लोग जो है खासतौर पर जो समझती हैं कि किस तरह से जो है आवाम के साथ अपने आप को जोड़ना है, वो उनकी पैरवी करेंगे। उनके ऊपर एक किताब अर्तका के साथ जो मुरतब की है वो अवेलेबल है, ताकि उनको ज़्यादा गहराई के साथ जान सके, ज़्यादा जो है गहराई के साथ जान सके। वो अगर जब आप चाहें तो अर्तका से हासिल करें। शुक्रिया। इससे पहले कि मैं डॉक्टर फरीद पंजवानी से दरख्वास्त करूँ कि वो अपना लेक्चर स्टार्ट करें, डॉक्टर फरीद पंजवानी इस वक्त आगा खान यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम चलने वाले इदारे इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट, आज जिसको हम IED के नाम से लगा जाते हैं, उसमें डीन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर फरीद पंजवानी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD किया एजुकेशन में, और उससे पहले उन्होंने लंदन एजुकेशन में MA किया, और उससे पहले IIT कराची से MBA और BBA की सनद हासिल की। आपका जो एरिया है ज़्यादातर वो है क्वालिटी एजुकेशन, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड मुस्लिम सोसाइटीज, जो है उसमें बहुत सारा काम है, कम्युनिकेशन है। और जो है 2012 में लंदन का जो इदारा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ एजुकेशन, उससे भी वाबस्ता है। और पिछले 2 साल से डॉक्टर साहब के साथ में काम करने का मौका मिला, मेरा सफ़ा भी है कि जहाँ हम इंक्लूसिव एजुकेशन की तालीम सबके लिए और मजहबी तासुबात से पाक तालीम एक, और दूसरा ये सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उस पर काम करते हैं, देते हैं। तो डॉक्टर साहब उसके हवाले से भी हमारा ताल्लुक रहा है, बहुत गहरी नजर रखते हैं। दूसरा बात जो आज का मौजूद है, आज का मौजूद
जी हो गया, ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब और इर्तिका आज की इस महफिल में मुझे बुलाने का और कुछ आपके साथ ख्यालात का शेयर करने का। अपने ख्यालात से ज़्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पार्ट, कि जहाँ पर हम कुछ बात करेंगे और आपसे मुझे यकीन है कि मैं बहुत फ़ायदा हासिल करूँगा। मैं ये आई मस्ट से दिस विद एम्बैरेसमेंट कि कुछ हफ्ते पहले जब मुझे माने इस लेक्चर के लिए कहा, उससे पहले मुझे हमजा वाहिद के बारे में नहीं पता था। आई डिड नॉट नो अबाउट हर। दूसरे हमजा साहब के बारे में पता था लेकिन इनका नहीं पता था। तो बट आई वाज सो ग्लैड, उन्होंने मुझे किताब भी दी जिस पर मैंने पढ़ना शुरू किया। सच एन इम्प्रेसिव, और आपने अभी जो बताया व्हाट एन इम्प्रेसिव प्रोफाइल, और जिसको कहते हैं ना अनसंग हीरो टाइप की जिंदगी है, और ऐसे ही लोगों से इंस्पिरेशन बहुत मिलती है। तो आई फील वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज के उनकी याद में जो आपने ये लेक्चर रखा है उसमें आपने मौका दिया है। आई फील रियली हम्बल्ड बाय दैट। Technological changes have social and cultural implications. All technological changes reform, revise social relations, cultural hierarchies, power relations in some ways or the other. But some, of course, do it much more than others. So, for example, we think about printing press. Its impact was huge. It was not just a technology in the machine sense, but it changed the course of history. It changed the relationship of power, of even religious ideas. बहुत ज़्यादा चेंज। और अगर हम बहुत पहले भी चले जाएं तो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग सुमेरियन कल्चर में, जब उन्होंने अपने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स लिखने शुरू किए। So आज हम जब उसको देखते हैं तो we see that as the point when we move from pre-history to history. Usually historians इसी तरह divide करते हैं कि the oral cultures were pre-history, और फिर जब लिखना शुरू करती है culture तो उसको हम historical phase कहते हैं। और all of these, invention of wheel, all of these have transforming impact on human relations, on structures of authority, relationship between past and present, our desires, trade, hierarchies and much else. और मेरा ये ख्याल है कि ये जो सोशल मीडिया जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये भी उसी लेवल की उसी जगह पे उसको हमें रखना पड़ेगा जब इस तब फ्यूचर के तारीखदान इसको लिखेंगे। सिर्फ फर्क ये कि इस चेंज के हम पार्ट हैं, हम इसमें गुजर रहे हैं, जबकि वो सारी जो चीज़ें थी वो तो हम उसके सिर्फ इनहेरिटर्स बने। जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, वो अगर उसकी एक छोटी सी हम डेफिनेशन लें तो डिक्शनरी मरियम वेबस्टर में है, फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सच एज वेबसाइट्स और सोशल नेटवर्किंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग थ्रू विच यूजर्स क्रिएट ऑनलाइन कम्युनिटीज टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज, पर्सनल मैसेजेस एंड अदर कंटेंट सच एज वीडियोस। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो बड़ी न्यूट्रल सी लगती है कि ये बस एक शेयरिंग की जगह है, लेकिन जैसे हम भी बात करेंगे और हम जानते हैं इट्स मच मोर देन दैट। नाउ ऑल्दो इट इज रीसेंट बट देयर इज नो एग्रीड अपॉन टाइम के जब कब शुरू हुई। कुछ लोगों का कहना है कि 1844 में जो मूर्स कोड था वो भी हम सोशल मीडिया ले सकते हैं, बिकॉज उस वक्त भी जो ऑपरेटर्स थे वो कोड के थ्रू एक दूसरे से एक कम्युनिटी बना के बातचीत करते हैं। बट एटलीस्ट वो इलेक्ट्रिकल और वो जो हम आज की जो डिजिटलाइज्ड है वो थोड़ी उससे बिल्कुल अलग है। तो उसकी जो रूट्स है वो आमतौर पे 1990s में हम उसको लेते हैं, और ख़ास तौर पर एक जो 6 डिग्रीज नाम की ऐप थी उसको कहा जाता है। और उसके बाद माई स्पेस इन 2003 इज रियली सीन बाय मेनी एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल मीडिया। और फिर जो उसके बाद जो नेक्स्ट 20 साल गुजरे हैं उसमें फिनोमिनल ग्रोथ हुई है इसके अंदर। तो 2019 का एक प्यू रिसर्च का जो सर्वे था उससे पता चला कि 72% ऑफ अमेरिकन्स आर नाउ ऑन सोशल मीडिया। और अगर हम इसको एक पर्सपेक्टिव में देखें तो 2005 में देयर वर ओनली 5%।
2005 में 5% से 2019 में 72% तक चले। और आज, और ये तो एक फ्लूइड नंबर है, मगर टुडे 100 बिलियन मैसेजेस आर सेंट डेली ऑन व्हाट्सएप, 350 million photos are uploaded on Facebook, 500 million tweets sent out daily, or 6,000 tweets per second. In little more than a decade, the impact of social media has gone from being an entertaining extra to a fully integrated part of nearly every aspect of daily life for many people. The amount of information available because of this is staggering, but this is also important to remember that it's very unevenly distributed. तो यूएस में अगर 72% है सोशल मीडिया की यूज, तो अफ्रीका में इसका एवरेज 19.3%, 20%। और अगर आप फिर रूरल अर्बन सब डिवाइड्स करें जेंडर बेसिस भी, तो बहुत अनइवन इसका एक्सेस है, लेकिन ओवरऑल नंबर बहुत बहुत ह्यूज है। अब इसी जब ये शुरू हुआ था तो उसी वक्त से व्हाट वी फाइंड आर पीपल हु वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, कि इसके थ्रू एक पॉजिटिव डेमोक्रेटिक चेंज आएगी, एक इगैलिटेरियन स्पिरिट आएगी, एंड देयर वर अदर्स हु वर कंसर्न्ड अबाउट इट कि दिस मे नॉट गो इन द राइट डायरेक्शन। और जो ये कहते थे कि इससे बड़ी पॉजिटिव इफेक्ट आ सकती थी, उनके लिए दिस वाज अ टूल फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, स्पेसेस के जहाँ माइनॉरिटी वॉइसेस आ सकती हैं, सोशल एक्शन हो सकता है। इट वाज आल्सो द प्लेस वेयर पीपल जो कि कोई नई तरीके से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नई चीज़ें सीखने चाहते हैं, वो सब कर सकते थे। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी लोगों ने कहा इससे बहुत सारी आ सकती हैं, कनेक्शंस हो सकते हैं, प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड बन सकती है। और कुछ हद तक इसमें इस बात में हकीकत भी है और ये हुआ भी, जैसे बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अरब स्प्रिंग जो भी उसका अंतिम अंजाम हुआ, लेकिन उसमें सोशल मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया था। ब्लैक लाइव्स मैटर, मी टू मूवमेंट्स, ये सब इसीलिए पॉसिबल हुई क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू जो कनेक्शंस बने और जो लोगों ने अपने आप को जमा किया और मैसेजेस के थ्रू, तो इसमें कोई शक नहीं है कि देयर आर दोज बेनिफिट्स। और डेफिनेटली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मूक्स की सूरत में, दूसरे कोर्सेज की सूरत में लोगों के पास आई। और ऑफ कोर्स ये जो कोविड सिचुएशन के अंदर तो बहुत लोगों ने अपनी एजुकेशन को, स्कूल्स ने भी इन्हीं सोशल मीडिया के थ्रू जारी किया। तो देयर इज नो डाउट कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जिससे डिनाई नहीं किया जा सकता। हाउएवर, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस ऑप्टिमिज्म को कंटिन्यू रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता चला गया, बिकॉज इट सीम्ड कि दो हम ज्यादा कनेक्टेड तो हैं, लेकिन, और मैं इस पर थोड़ी सी और बात करूंगा, हम बबल्स में कनेक्ट होना शुरू हो गए कि जिन लोगों के साथ हमारे ख्यालात मिलते हैं उन्हीं की बातें हमारे पास ज़्यादा आती हैं। अब वो जिस तरह से एल्गोरिथम्स हैं इसके, वो इस तरह काम करते हैं कि अगर मैं किसी चीज़ को लाइक करता हूँ, फेसबुक पे शेयर करता हूँ, तो फिर उसी तरह की चीज़ें मेरे पास ज़्यादा आती हैं, तो फिर मैं उसी कम्युनिटी का पार्ट बनता रहता हूँ और उसी ग्रुप के अंदर मेरी आइडियाज़ चलती है, जिसको हम सोशल बबल भी कहते हैं। और फिर इसी वजह से आप देखें कि ये इस वक्त बहुत जगहों पर हमें फील होगा कि ऐसा लगता है कि अगर मैं जिस तरह दुनिया को देखता हूँ, जो फैक्ट्स मेरे पास आते हैं, जो दूसरी साइड पर है उनके पास ऐसा लगता है बिल्कुल ही डिफरेंट फैक्ट्स आते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आती हैं। और कभी दोस्तों में भी हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो शायद किसी और दुनिया में रहते हैं, बिकॉज उनकी सोशल मीडिया की जो यूनिवर्स है वो उनको बिल्कुल अलग तरीके से, चाहे वो यूक्रेन का क्राइसिस हो, चाहे वो पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हो, तो कई दफ़ा ऐसा लगता है कि हम एक दुनिया के बजाय मुख्तलिफ सिम्बॉलिक वर्ल्ड्स के अंदर रहना शुरू हो गए। तो एक सोशियोलॉजिस्ट है नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में, हु स्टडी सोशल नेटवर्क्स एंड एक्टिविस्ट मूवमेंट्स, वो कहती हैं कि ये जो अरब स्प्रिंग थी वो अब वही फोर्सेस अब यूज हो रही है अगेंस्ट द डिसेंटर्स। जैसे आपने भी जिक्र किया कि लॉज भी हमारे मुल्क में भी और जगहों पर भी कंट्रोल के लिए भी यूज होते हैं, और यही सोशल मीडिया पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेट एंड अदर आइडियोलॉजीज को पुश करने के लिए भी यूज होता है। और वो कहती हैं कि दिस इज नॉट नेसेसरली ऑर्वेल्स 1984, रादर देन अ कंप्लीट totalitarianism based on fear and blocking of information.
The newer methods include demonizing online media and mobilizing armies of supporters or paid employees who muddy the online waters with misinformation, information overload, doubt, confusion, harassment, and distractions. Now, there were people जो आज से 15-20 साल पहले भी concerned थे कि this is the trend that is not going to be very positive. For example, Susan Greenfield, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं ऑक्सफोर्ड में, उन्होंने एक किताब लिखी थी Tomorrow's Children in 2005, in which she had postulated that everything we take for granted about ourselves, imagination, individuality, memory, love, free will, could soon become lost forever. The danger is the interactive personalized technology that is emerging could transform humanity on a scale and place greater than it has ever experienced hitherto. And her concerns were particularly centered on the malleable nature of the brain and children growing up immersed in technology. She feared that they might have less imagination, empathy, and well-grounded sense of identity compared with previous generations. और एक और राइटर भी हैं जो थोड़े रिसेंट में ज़्यादा, आई एम श्योर में से कई लोग इनको जानते होंगे, युवल हरारी, जिन्होंने सेपियंस लिखी। उनकी एक और किताब है होमो डियोस, in which he looks at the transformation that can occur in the society when technology continues to take over. और उनका ये ख्याल है कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते चले जाएंगे और हम ऐसे ही मौके पे पहुंच सकते हैं कि जहां पर ह्यूमन बीइंग्स की लेबर की जो नीड है वो कम से कम होती चली जाए. एंड ही वरीज के if that is the case, then what happens to economies, what happens to even human rights, democracies, because अगर आपको लेबर की जरूरत नहीं है तो फिर आपकी वॉइस भी नहीं होगी. सो दीज आर मेनी वॉइसेस जो कि कंसर्न को रेज करते हैं कि दीज आर इश्यूज जो कि हमें देखना चाहिए. अब ये क्यों हुआ? कुछ लोगों का ख्याल शायद ये भी है कि देयर इज अ ग्रैंड स्कीम जो पहले से बनाई थी कि दिस इज हाउ. मेरा नहीं ख्याल कि दैट इज हाउ इट इज. आई थिंक कि एक चीज तो ये थी कि ये सारी डेवलपमेंट हुई उस एज में, उस दौर में जिसे हम न्यू लिबरल कैपिटलिस्टिक दौर कहते हैं. सो एक तो टेक्नोलॉजी का अपना इम्पैक्ट होता है, मगर टेक्नोलॉजी जिस सोशो इकोनॉमिक स्फेयर में शुरू होती है वो टेक्नोलॉजी को भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर शेप करती है. तो जिस दौर में ये अर्ली 2000 में, लेट 1990s में चीजें हुई, आप सब भी जानते हैं. आफ्टर द कोल्ड वॉर there was this euphoria of the triumph of liberal democracy and capitalism. न्यू लिबरल इकोनॉमिक फोर्सेस के अंदर ये चीजें शुरू हुई. सो ऑलरेडी इसका जो एक डायरेक्शन था मार्केट ओरिएंटेड था, और फिर ये जिस तरह से बनती चली गई आगे. सो फॉर एग्जांपल जो बिल्कुल अर्ली फेज के 2000 से 2005 तक के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे वो काफी डिफरेंट थे जो अभी हमें नजर आते हैं. सो फॉर एग्जांपल ट्विटर पे रीट्वीट का बटन है, वो पहले नहीं था, वो 2009 में आया. उससे पहले आपको कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ता था जो भी अगर ट्वीट आपका. अब इसी वो एक स्टेप आपको लेना पड़ता था कि आपने उसको कॉपी किया, फिर उसको कहीं कट किया, फिर कहीं और पेस्ट किया. वो लेबर लगती थी तो हर एक आदमी शायद करे भी ना. फिर उन्होंने लगा दिया रीट्वीट का, तो एक बटन दबाने से आप कर सकते थे. इसी तरह फेसबुक शुरू में शेयर का बटन, लाइक भी नहीं था उसमें. सो इसी एक के बाद एक जो ये चीजें आती गई, दे स्टार्टेड टू टेक द डिस्कोर्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. और उसमें ये होने लगा कि हर जो हम पोस्ट कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, वो पब्लिक परफॉर्मेंस बन गई कि कितने लोग उस पर लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. और फिर ये भी पता चलने लगा कि क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स ना गॉसिप और ये चीजें ज्यादा पसंद करते हैं किसी भी, तो वो उस किस्म की जो पोस्ट होती थी जो थोड़ी सी गॉसिप भी हो या जिसमें लोग लड़ रहे हो आपस में, इमोशनल लैंग्वेज यूज हो रही, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाती है, स्प्रेड ज्यादा. तो ये जब सब चीजें मार्केटर्स ने नोट की तो दे स्टार्टेड टू प्लान अकॉर्डिंगली कि ये किस तरह से अब इसको हम डिजाइन ही ऐसे करें कि लोग इसके ऊपर ज्यादा टाइम गुजारें. और एडिक्शन जिसको आप कहते हैं वो होना शुरू हो गया. इस वक्त तो काफी रिसर्च भी इस पे हुई है कि जो हम जानते हैं कि लोग 2-3 घंटे बड़े आराम से एवरेज इस पे गुजारते हैं.
और कुछ लोगों के लिए तो ये है कि अगर वो सोशल मीडिया पे ना हो किसी भी वजह से तो दे फील वेरी एंशियस। ये भी देखा गया है कि विड्रॉल सिम्टम्स की तरह की चीजें होती। तो ये एक रिसर्च हुई थी जिसने तकरीबन 500,000 ट्वीट्स को देखा था। तो दे फाउंड के वो ट्वीट्स और वो एक्सचेंजेस जिसमें मॉरल एंड इमोशनल लैंग्वेज, जिसमें आप कह लें कि एक दूसरे को थोड़ा बुला भला कहना और मॉरली एक दूसरे को जज करना होता था, उसकी स्प्रेड ज्यादा होती थी। क्योंकि वो इन अ वे, नहीं हम भी तमाशा होता है तो खड़े हो जाते हैं देखने, तो वो दैट इज व्हाट। अब इसमें वही बातें जो अगर दो लोग एक कमरे में बात करते हैं तो कोई तमाशा नहीं होता, तो वो कर सकते हैं। जब वो पब्लिकली होती है तो फिर हर एक के ईगो का भी मामला हो जाता है, उसमें फिर आप अपने आप को डिफेंड भी करते हैं, फिर आपके फ्रेंड्स भी फील करते हैं कि मुझे इसको डिफेंड करना है। इसमें फिर जिसको हम कहते हैं कि सच और कॉम्प्लेक्स आइडियाज और नुआंसेस वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ये पब्लिक परफॉर्मेंस पे चली जाती है। तो आई थिंक इन सब वजूहात की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि ये एक ऐसा माहौल बन गया इसके ऊपर कि जिसके अंदर जो हम खुद डेटा बन गए, यानी ह्यूमन बीइंग्स खुद डेटा बन गए। ये फ्री तो मिलते हैं हमें, लेकिन ये फ्री नहीं है, क्योंकि हम जो चीज उसमें लाइक कर रहे हैं, जो चीज हम लिख रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, मार्केटिंग कंपनीज और बिजनेसेस उसी को यूज करके एज अ डेटा दे आर वर्किंग आउट वेयर टू सेल, व्हाट टू सेल। आपने भी शायद नोट किया होगा कि आप कोई चीज सर्च करें, एक शर्ट आपको देखना है, जूते देखने, आप सर्च करें गूगल पे, अब क्योंकि सब कनेक्टेड है, 2 दिन के बाद या शायद उसी दिन उसकी एड्स आने शुरू हो जाती हैं हमारे सोशल मीडिया पे। तो ये जो इंटीग्रेशन हुआ है डेटा का, कि हम खुद एक डेटा बन गए जिसको ये कंपनी, अच्छा इसके साथ फिर सर्वेलियंस जो गवर्नमेंट इदारों की और मिलिट्री की हो जाती है कि आप क्या लिख रहे हैं उसको, वो इवन जो एनकोडेड प्रोफाइल्स हैं वो भी अब सेफ नहीं है। तो वो प्राइवेसी बिल्कुल उसमें खत्म हो जाती है और डिसेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी सोच से पहले अथॉरिटी और पावर को पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं और किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो ये आई थिंक ओवरऑल पिक्चर बहुत लोगों के लिए इस वक्त है कि अगर हम डिस्टोपियन वर्ल्ड में चले नहीं गए तो बहुत तेजी से उसकी तरफ जा रहे हैं। और वो जो फ्रीडम और जो इक्वालिटी और इगलिटेरियनिज्म के इसके साथ ख्वाब थे, वो बहुत मुश्किल है आज हम सोशल मीडिया के साथ उसको रख सकें। और इस बैकग्राउंड के साथ जब हम एजुकेशन की तरफ आए, तो एजुकेशन में ये कोविड ने खास तौर पर हमें फोर्स किया कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, और बहुत जगहों पर सोशल मीडिया ही वो जरिया था जिसके ज़रिए स्कूल्स में और दूसरी जगहों पर और आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन को कंटिन्यू किया गया। उसमें यूट्यूब चैनल्स भी यूज़ किए गए, उसमें व्हाट्सएप खास तौर पे यूज़ किया गया, और कुछ लिहाज से उसकी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से कंटिन्यू कर सके हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर सके। वहाँ पहली चीज़ तो ये क्रिएट होती है एक्सेस का, डिजिटल डिवाइड का, कि किसके पास ये ऑप्शन है भी या नहीं है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि जो मटेरियल फिर हम देते हैं बच्चों को, बच्चों का अपना एक्सपोजर भी होता है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो देखिए स्कूल में लाइब्रेरी होती है, तो ऑलरेडी वो लाइब्रेरी में क्यूरेटेड मटेरियल होता है, किसी ने उसको सिफ्ट किया होता है वो मटेरियल। वही बच्चा जब एक ऑनलाइन एक इंटरनेट पर उसको आज़ादी मिल जाती है, फिर हर तरह की चीज़ें आती हैं, इवन टीचर्स के लिए भी। हमने एक रिसर्च चित्राल में की थी कि टीचर्स किस तरह से डिसाइड करते हैं कि कौन सी वीडियो क्लासरूम में दिखानी, क्योंकि वो शुरू हो गए थे तो वो क्लासरूम में अपने व्हाट्सएप पे दिखाते थे बच्चों को। तो हमने ये रिसर्च की कि भाई आप चूज कैसे करते हैं, तो पता ये चला कि बहुत सारे टीचर्स कंटेंट की वजह से चूज नहीं करते थे, प्रेजेंटेशन की वजह से, कि अगर वो वीडियो बड़ी स्लीक है, उसको म्यूजिक अच्छा है, कलर्स हैं, दे फील कि वो बच्चों को अट्रैक्ट करे। तो हमने जब उसका कंटेंट देखा तो उसमें से बहुत सारी वीडियोस काफ़ी परेशान कौन थी, राइट विंग आइडियोलॉजीज की वीडियो, क्लाइमेट चेंज डिनायर्स की वीडियो, लेकिन टीचर्स ने इसलिए चूज कर लिया था बिकॉज दे फेल्ट कि वो क्लासरूम में अट्रैक्शन होगी। तो ये एक समंदर तो हो गया इंफॉर्मेशन का सामने, लेकिन उस समंदर में तैरना कैसे है उसको, दैट बिकम्स अ बिग क्वेश्चन। फिर और इश्यूज जो इसके अंदर आते हैं वो ये कि अटेंशन स्पैन, क्योंकि जो वैसे ही हमने देखा था टेलीविजन और उसके बाद अब तो और भी ज़्यादा इस पर असर अंदाज है कि
फिर ऑफ कोर्स ये भी इश्यूज हैं कि बच्चों की अपने अटेंशन, हमने अब तो काफी रिसर्च ने ये शो कर दिया है कि बच्चे टीचर से ज्यादा माहिर हो गए हैं जूम और वो चीजें यूज करने में, तो दे कैन वर्क आउट कि जब उनको अटेंशन नहीं देना है तो दे फाइंड वेज, उसको वीडियो को बंद कर देना, दूसरे टैब्स पे चले जाना, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दीज आर मेजर इश्यूज जो कि हम अब फेस कर रहे हैं एज एजुकेशनिस्ट एज वेल। और ये देखें एक और भी चीज ये थी कि अंटिल रिसेंटली ऑलमोस्ट सारी रिसर्च ये कहती थी कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है, जितने वो छोटे इतने स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। और कुछ 4-5 सालों तक कुछ ऐसी रिसर्च भी थी कि बिल्कुल भी नहीं स्क्रीन टाइम होना चाहिए, उसके बाद अब आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन कोविड ने हमें फोर्स कर दिया कि मैक्सिमम टाइम जो स्क्रीन पर गुजारना पड़ रहा है, वही तो वो रिसर्च पूरी इन अ वे डिफरेंट हो गया, उसकी रेलेवेंस नहीं बची बिकॉज वी आर फोर्स टू मेक, बट वी डोंट नो कि इसके इम्पैक्ट क्या है ब्रेन के ऊपर, इसके इम्पैक्ट सोशल लाइफ पे क्या है, इमेजिनेशन पे क्या है। तो ये क्योंकि ये चीजें शुरू हुई उससे पहले तक तो अच्छी खासी रिसर्च ये कहती थी कि इसको मिनिमम रखें, और अब वो पॉसिबल नहीं रहा, तो वी डोंट नो उसके इम्पैक्ट किस किस्म के हैं। तो अब एक और चीज इसमें होती है वो ये कि देखिए जब आप एक स्कूल में एक टीचर के साथ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच आ सकता है, चाहे वो टेक्स्ट बुक के थ्रू हो या करिकुलम SLOs के थ्रू हो। आपको कुछ हिस्टोरिकल चीजें पढ़ाई जाती हैं, कुछ कंटेम्प्रेरी चीजें पढ़ाई जाती हैं। सोशल मीडिया इज अबाउट प्रेजेंट, जो इमीडिएट चीजें हैं, तो आज जो हो रहा है वो प्रिफर्ड हो जाता है, प्रेफरेंस ले लेता है कंपेयर टू जो चीज 200 साल पहले हुई थी, 200 साल पहले। सो इन अ वे वो जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स है वो भी कुछ चैलेंज हो सकती है, बिकॉज इट्स मोर अबाउट टुडे। यानी इट्स लाइक आप बेसिकली न्यूज़पेपर से अगर अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं तो यू आर लाइकली टू नो कि आजकल क्या हो रहा है, लेकिन उसकी जो हिस्टोरिकल डेप्थ है वो शायद उस तरह से ना आए जो किताबें पढ़ने से या हिस्ट्री के टीचर्स के थ्रू जब आप इंगेज करते हैं। तो ये भी एक इशू है कि ये जो बैलेंस बिटवीन हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग और कंटेम्प्रेरी वो भी एक इशू हो सकता है। तो अब इन सब चीज़ों को अगर हम रखें जहन में, लार्जर सोशल मीडिया की इश्यूज और एजुकेशन में भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इसके साथ साथ जैसे सोशल मीडिया की पॉजिटिव चीज़ें हैं वैसे सोशल मीडिया और एजुकेशन की भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें, तो मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों की बात कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक काफ़ी लोग शायद ये कहें कि ओवरऑल सोशल मीडिया की चैलेंजेस शायद आज हम ज़्यादा फेस कर रहे हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज कंपेयर टू उसके जो यूजफुल कॉन्सिक्वेंसेस। अब सवाल ये है कि व्हाट डू वी डू, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, अगर ये है तो, क्योंकि जैसे केरकेगार्ड ने कहा था कि लाइफ इज अंडरस्टूड बैकवर्ड बट लिव्ड फॉरवर्ड, तो हमें आगे तो जाना ही है इन चीज़ों पे नजर रखते हुए। तो 2-3 चीज़ें मैं इसमें आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जैसे ग्राम्स्की ने कहा था कि one should have the pessimism of the intellect and optimism of the will, कि जब हम रैशनली सोचते हैं तो हमें लगता है कि कहाँ जा रहे हैं हम, किस तरह से होप कहाँ से लाएं, कहाँ से हम शुरू करें, सिरा कहाँ है इसका। मगर वो कहता है इन सारी चीज़ों के बावजूद भी विल जो है ना आपकी ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए कि थिंग्स कैन इम्प्रूव, देयर कुड बी अ बेटर वर्ल्ड। सो उसी स्पिरिट से खासतौर पर एजुकेशन में हमें चलना चाहिए। तो उसमें 3-4 चीज़ें जो मैं पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये कि आई थिंक हमें बच्चों के अंदर जो उनकी क्रिटिकल कैपेसिटीज़ हैं वो डेवलप करनी चाहिए बहुत अर्ली एज से, और वो बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों के अंदर। अब देखिए हम जानते हैं कि बच्चे जो है ना वाई का क्वेश्चन बहुत पूछते हैं 4-5 साल की एज में, क्यों हो रहा है, वाई, दे हैव नेचुरल टेंडेंसी टू आस्क दिस। मुझे याद है कि जब हमारी बेटी ये इसी एज पे थी 3.5-4 साल, तो हम उसके साथ एक डिनर पे गए थे और मेरी एक इंग्लैंड में एक साथी जो स्कॉलर थी, वो हिस्टोरियन थी, उनके साथ हम डिनर पे गए थे। शी वाज फ्रॉम ईस्ट जर्मनी, तो वो बेटी भी हमारे साथ थी। तो उस ईस्ट जर्मन स्कॉलर ने उस बेटी को एक सवाल दिया जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा सवाल है, जो हमें अपने हर बच्चे को सिखाना चाहिए। तो उसने कहा कि देखो यू ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन व्हाई, बिकॉज उस पर भी पूछ रही थी, खाने पे भी सवाल। उसने कहा कि यू मस्ट आस्क वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर पेरेंट्स, नॉट जस्ट व्हाई क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज हाउ डू यू नो।
अब उस क्वेश्चन के बाद हमारी तो काफी मुश्किलें हो गई, क्योंकि बच्ची ने सीख लिया पूछना हाउ डू यू नो। और आप देखिए बहुत सारी चीजों में हमें नहीं पता होता, हमने जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड क्या होता है, कहीं से भी सुन के हम बिलीव करते। बट दिस इज अ वेरी पावरफुल क्वेश्चन जो हम अगर बच्चों को शुरू से सिखाएं, हाउ डू यू नो, तो ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन आई थिंक दिस कैन गो अ लॉन्ग वे इन दिस। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू बिगर पॉइंट ऑफ, जिसको मैं कहता हूँ क्रिटिकल डिजिटल लिटरेसी। जैसे हम आर्टिकल्स और बुक्स सिखाते हैं लोगों को कि किस तरह क्रिटिकली उसको पढ़ा जाए, उसमें आप किस तरह से बायसेस ढूंढें, उसमें आप किस तरह से पावर रिलेशंस को देखें। आई थिंक अब हमें यही टूल्स जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके लिए हमें, दिस शुड बी पार्ट, कंपल्सरी पार्ट ऑफ ऑल स्कूल्स एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, कि ये जो एक ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन अब जब हमारे सामने, तो हाउ टू नेविगेट, और उसकी क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी किस तरह से हो सकती है। आई थिंक इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो चीजें हैं, ये अगर एक मूवमेंट बने तो शायद हो सके। मेरा ये ख्याल है कि सोशल मीडिया जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है उस पर भी गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है ना, वो बाय डेफिनेशन सोशल बबल्स में लोगों को डालता है, एंग्रियर और एडवर्सरीली डिस्कशंस करवाता है। तो फॉर एग्जांपल, आई मीन आई डोंट नो, बट फॉर एग्जांपल ये जो लाइक का बटन है, ये अगर हिडन हो, और जब तक कि आप अपना डिसीजन ना ले लें कि यू वांट टू लाइक और नॉट बिकॉज 500 पीपल हैव लाइक्ड और 5000 पीपल हैव लाइक्ड, तो दैट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप देखिए कुछ रिसर्च में होता है कि वो अगर आपको क्वेश्चनर देते हैं तो डोंट टेल यू कि दूसरों ने क्या, जब तक कि आपने अपना कंप्लीट नहीं किया। इसी तरह आई थिंक ये एक और साहब ने एक अच्छा सजेशन दिया था कि अगर कुछ ट्वीट्स या फेसबुक के मैसेजेस हों जो हार्श लिखे हुए हों, जिसमें लोगों को हमने कुछ ऐसे लफ्ज यूज किए हैं जो कि नाजेबा हैं, तो भेजने से पहले एक मैसेज आ जाए, आर यू श्योर यू वांट टू सेंड इट, तो वो एक डिस्टेंस आता है ना, थोड़े से सेकंड्स का भी। तो आप अगर एक बहस में कहे जा रहे हैं चीजें, तो यू गेट अ चांस टू रिफ्लेक्ट कि यार डू आई वांट टू से दिस। Now these are small things, लेकिन these can create a more mature environment जिसके अंदर discussions और debates हो सकते हैं। So और ये जो सबसे बड़ी चीज है जिसके अंदर हम खुद डेटा बन गए, और सर्वेलियंस जो होता है, और दिस इज समथिंग, इसी की वजह से कई लोगों को लगता है कि शायद अब हम कुछ नहीं कर सकते, मे बी टू लेट, बट आई थिंक इट माइट स्टिल बी पॉसिबल, लेकिन इट विल रिक्वायर अ ह्यूज ग्लोबल एफर्ट टू कंटेन दीज थिंग्स। क्योंकि आप देखें ब्रेक्सिट के लिए अब काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि लोगों के जो पॉलिटिकल ओपिनियंस थे उनको बाकायदा कैम्ब्रिज एनालिटिक्स और फेसबुक की यूज और कोलैबोरेशन से नच किया गया कि आपको किस तरह से वोटिंग करनी है, और उनको जिस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई, जिस तरह के आर्टिकल्स उनको आते गए, इट शेप्ड देयर पॉलिटिकल ओपिनियंस। तो ये जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को शेप करने का पावर कंपनीज के पास और स्टेट के पास आ रहा है बाय कंट्रोलिंग नॉलेज फ्लो, ये मेरे ख्याल में बहुत डेंजरस चीज है। लेकिन ये भी नहीं समझ आता कि उसको कैसे विदाउट अ ग्लोबल कैंपेन टू पुट अ बार ऑन इट हम कैसे इसको रोक सकते हैं। ऑन द अदर एंड अगर हम कर सकें तो पॉजिटिवली, सोशल मीडिया हैज अ ह्यूज पावर टू शेप पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों को। अब जैसे ये मी टू मूवमेंट को आप देखें या ब्लैक लाइव्स मूवमेंट, ये इसीलिए चली क्योंकि सोशल मीडिया का पावर था। उस डायरेक्शन में अगर सोशल मीडिया बढ़ता है तो फिर इट कैन बी अ सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट, सोर्स ऑफ बेटर इगैलिटेरियन सोसाइटी। इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन मेरे ख्याल में इस वक्त, इवन दो थोड़ा सा इसकी जो चैलेंजेस है वो ज्यादा हैं, लेकिन जितना हम इसको आज भी अवेयर होकर इसको यूज करें और एक कैंपेन की तरह इसको अप्रोच करें, सो आई थिंक रेजिस्टेंस के बहुत साइट्स मौजूद हैं जिस पर हम कर सकते हैं, और एजुकेशन कैन प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी के राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब हम बच्चों को जैसे किताबों को हैंडल करना, उसको देखना सिखाते हैं, अब इसकी जो ये साइबर स्पेसेस को हैंडल करना सिखाएं वो, क्योंकि ये अचानक आ गया तो मौका भी नहीं मिला टीचर्स को भी सीखने का। सिर्फ टेक्निकल सीखना ही बड़ी बात हो गई, लेकिन आई थिंक अब ये ज़रूरी है, और मैं खुद अपने इदारे को भी इसके लिए समझता हूँ कि हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आती है, और इदारों के ऊपर भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मीडिया की भी, कि वो इसकी डिजिटल लिटरेसी और क्रिटिकल डिजिटल लिटरेसी की तरफ लेके जाए।
तो शायद कुछ होप है कि नई जनरेशन इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पर मोर क्रिटिकली हैंडल कर सके। सो आई विल स्टॉप हियर और फिर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़े इम्पोर्टेंट आपने डिस्कशन की। 3-4 काम अहम है कि जिसमें आपने बात की कि सोशल बबल में मुझे याद आ रहा था राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी। यस बिल्कुल, कैस्टर वो किस तरह से बात की थी, लेकिन आज उसकी एप्लीकेशन जो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हुई। दूसरा जो आपने कंटेंट वर्सेस, हाँ हम पहले टिकट कर दो और Yes. कंटेंट वर्सेस प्रेजेंटेशन Could I ask a question, बात करते हैं कि Chairman? मेरा ख्याल क्वालिटी का डिक्लाइन जो हुआ है वो ओवरऑल चीज को आपने किया। तो तीसरा जो आपने बात की क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो हम मेरे ख्याल में रोड लर्निंग वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग और पूरा जो हमने सिंगल नेशनल करिकुलम देखा, जहाँ सिर्फ रट्टा हदीसों का रट्टे से लेकर बाकी सारी चीज़ें, जहाँ क्रिटिकल डिस्कोर्स जो है वो मेरे ख्याल में बैकयार्ड में चलता जा रहा है। तो इस सारी डिबेट के अंदर मेरे ख्याल में जो सोशल मीडिया है, एक तरफ तो न्यू वेन्यूज ओपन करेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमें नजर आएगा कि ये वेन्यू आखिर कल्मिनेट कहाँ होंगे, जो डेवलपमेंट का जो फेज है वो कहाँ हमें लेकर जाएगा, हम चीज़ों को कहाँ लेकर जाएंगे। इस पर हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं जिस पर बात करना चाहेंगे, ऑनलाइन भी हैं और हॉल में भी मौजूद हैं। तो पहले हम हॉल से क्वेश्चन ले लें, पहले हम हॉल से क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम ऑनलाइन साथियों से बात कर लेंगे। डॉक्टर एश नैयर भी हैं और बाकी सारे काफ़ी लोग हैं, वो भी उनसे बात कर सकेंगे। जी डॉक्टर जाफर। डॉक्टर जाफर हमारे भी साथ हैं और हाँ how you are engaged to the whole discussion with the concept of fifth generation law. पास कर इस क्वेश्चन को पास जी नेक्स्ट क्वेश्चन इनफॉर्मली हम चाय पे कोई और क्वेश्चन हॉल से? वो पीछे है। आवाज आ रही है? आई थिंक दीज आर द थिंग्स जो बहुत लोग फील कर रहे हैं। मैं भी जब टीचर्स से बात करता हूँ तो दिस इज व्हाट देयर फीलिंग इज एज वेल, कि the ability to pause and reflect, even to be able to read a longer text with a sustained attention is something that is they are finding difficult. और वो डिस्कशन में भी अगर किसी एक टॉपिक पे ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कशन हो तो थोड़ी सी परेशान। अब द क्वेश्चन इज कि हाउ डू वी रिलेट दिस टू सोशल मीडिया और अदर थिंग्स, क्योंकि एक तरफ आप देखें तो this trend of lowering of attention span and inability to perhaps ask deeper questions is something that you can trace for much longer history. तो एलन ब्लूम की जैसे किताब है द क्लोजिंग ऑफ अमेरिकन माइंड, वो इसी चीज़ों के ऊपर वो कंसर्न्स, वो दिस इज नाउ 80s और 90s की ये किताब।
वेरी लाइकली कि सोशल मीडिया ने इसको इंटेंसिफाई कर दिया हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये प्रोसेसेस पिछले 40 सालों से इसी डायरेक्शन में जा रहे थे। इसका कई लोगों का ये भी ख्याल है कि इससे भी ताल्लुक है कि टेलीविज़न से ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी, बिकॉज जब हम टीवी के सामने होते हैं तो हम बड़े पैसिव होते हैं, यू सी हमें सिर्फ मैसेजेस इन्फो आ रही होती और बहुत क्विकली इमेजेस चेंज हो रहे होते हैं, तो वो द ब्रेन गेट्स हुक्ड ऑन टू दैट फास्ट चेंजेस ऑफ इमेजेस रादर देन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वो सीरीज ऑफ इमेजेस ही है ना, हमें तो वो एक साथ दिख रहे हैं लेकिन दीज आर सीरीज ऑफ इमेजेस। फिर इंफॉर्मेशन जब बहुत ज़्यादा होती है तो उसका भी यही होता है। आप देखिए फेसबुक में जब आप न्यूज़ फीड पे जा रहे होते हैं तो एक किसी की ऑबिचुरी की खबर होगी, उसके आप नीचे जाएं तो किसी की वेडिंग की खबर है, उसके नीचे जाएं तो कोई अर्थक्वेक की खबर होगी, उसके नीचे जाएं तो कोई और। तो द एबिलिटी टू देन स्टे एंड रिफ्लेक्ट और उसको हाइपरलिंक्स के थ्रू मजीद स्टडी करना ये कम से कम, क्योंकि आप उसको देख के लाइक करें। और ये भी दिस इज वेरी वेल नोन कि टेक्स्ट अगर ज्यादा होता है तो लोग नहीं पढ़ते इवन सोशल मीडिया पे, वीडियोस एंड पिक्चर्स वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, व्हिच अगेन शोज कि वी वांट टू क्विकली गेट द थिंग। तो आई थिंक इट्स वेरी लाइकली कि जो आप ट्रेंड्स ऑब्जर्व कर रहे हैं ये इससे कुछ ना कुछ इसका ताल्लुक हो, अगर कॉजल ताल्लुक नहीं हो तो एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एंड इंटेंसिफिकेशन हो। अब इसमें करें क्या? एक स्टडी मैंने पढ़ी जिसमें इन्होंने ये किया था कि पैसे दे के लोगों से कहा कि 2 महीने तक आप सोशल मीडिया से थोड़े से बाहर रहें, 2 महीने तक उसकी उसमें। तो व्हाट दे इन अ वे वो कहते हैं कि डिटॉक्सिफाई जो करते हैं ना वो, तो व्हाट दे फाउंड एंड दिस वाज रिपोर्टेड जो डेटा था कि उन 2 महीनों में दीज पीपल फेल्ट कि दे फेल्ट मेंटली मोर कंफर्टेबल, दे फेल्ट कि वो ज़्यादा हैप्पी हैं because they were using that time to do other things, family, friends के साथ ये वो। मगर ये हैबिट गई नहीं, वो 2 महीने के बाद they went back, लेकिन now they were not as addicted as they were previously, वो कम यूज करते थे, थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा आ गया था। आई थिंक बिल्कुल मेरा तो अभी भी ये ख्याल है कि शुरू के अगर पॉसिबल हो तो 5 years में स्क्रीन और स्मार्टफोन्स और टेलीविज़न भी ये बच्चों के नहीं होने चाहिए। आई मीन देयर आर मेनी वेज ऑफ ग्रोइंग देम इंटेलेक्चुअली, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर दीज थिंग्स। हैं कुछ घरों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने जब बच्चे उनके यहाँ हुए थे तो टीवी को अलग कर दिया था, एंड आई कैन सी कि उनके बच्चे जो है ना वो किताबों में भी और उनके अटेंशन स्पेन भी, क्योंकि वो उसमें उन्होंने ज़्यादा टाइम गुजारा था सोशल रिलेशंस में और उसमें। तो मेरे ख्याल में लेकिन अब मसला ये कि हम इतने आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम खुद अपना हाथ मोबाइल फ़ोन से अलग नहीं कर पाते तो हम बच्चों को क्या रोकेंगे? लेकिन आई थिंक मुझे लगता है एक ही तरीका है कि थोड़ा बहुत उस पर ब्रेक लगाया जाए जिस हद तक पॉसिबल है, और उसके शायद कुछ अच्छे इम्पैक्ट हो। बिकॉज जो लार्जर सोशो इकोनॉमिक हमारा सिस्टम है, जो कॉर्पोरेट सिस्टम है, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, वो तो इन चीज़ों को प्रॉफिट के लिए यूज़ करता ही रहेगा। देयर इज डजंट सीम कि अनलेस कोई मेगा हम शिफ्ट ला सकें, these companies will act in this way because वो चलते ही इस पर हैं कि आप कितना टाइम उस पर स्पेंड करते हैं, कितने लाइक्स करते हैं, उसी से वो आपको सेल करते हैं। ये शायद हमें खुद सिविल सोसाइटी लेवल पर ही इस कॉन्शियसनेस को कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस हद तक हम हो सके बच्चों को नेचर, रिलेशनशिप्स, कन्वर्जेशंस इसमें ग्रो करें रादर देन, ताकि उनके माइंड जब बन रहे हों शुरू की एज में तो वो ऑलरेडी उससे एडिक्टेड ना हो जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ ज़्यादा कर सकते, लेकिन दैट इज़ व्हाट, और फिर ये बड़े होके भी उसका हो सकते। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें कहूँगा, शायद हम इससे भी हेल्प ले सकें कि अगर हम स्कूल के अंदर बच्चों को फिलॉसफी इंट्रोडक्शन कराएं। इनफैक्ट अमेरिका और बहुत सारे कंट्रीज में तो एक पूरी मूवमेंट है जिसको कहते हैं फिलॉसफी फॉर चिल्ड्रन, P4C। वो एक प्रोफेसर थे फिलॉसफी के, उन्होंने ये नोट किया जब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, ये 70s की बात है, कि उनको जितनी डिफिकल्टी कॉलेज के स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी फिलॉसफी नहीं पढ़ी होती उनको फिलॉसफिकल डिस्कशंस में लाने के लिए करनी पड़ती है, उससे कहीं ईज के साथ वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ फिलॉसफिकल डिस्कशंस कर सकते हैं, क्योंकि उनको नेचुरली इंक्विजिशन होती है, क्वेरी होती है। आई थिंक अगर हम
सब सेकेंडरी लेवल पर फिलॉसफी, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस उठाते हैं जिसमें नेचुरली उस एज में बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। 2016 में यूके में एक कमीशन सेटअप हुआ था ऑन रिलीजियस एजुकेशन एंड आई वाज मेंबर ऑफ दैट कमीशन। तो हमें ये कहा गया था कि आरई रिलीजियस एजुकेशन की कंडीशन देखें और फ्यूचर के लिए रिकमेंडेशंस करें। तो पार्ट ऑफ आवर वर्क, हम जो टीनेजर्स थे उनसे मिले कि उनको रिलीजियस एजुकेशन क्या लगती है। अब वहाँ पे जो रिलीजियस एजुकेशन है वो हमारी जैसी नहीं है कि एक मजहब में उनको कहा कि और ये मजहब भी आप पढ़ते रहें। वहाँ हर बच्चे को 3 से 4 मजहब पढ़ाते हैं कंपैरेटिव रिलीजन में। और वन ऑफ द अप्रोचेस जो वो लेते हैं वो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस की अप्रोच लेते हैं कि जो बिग क्वेश्चंस ऑफ लाइफ होते हैं, इज देयर गॉड, इज देयर आफ्टर लाइफ, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो इन बच्चों के 70-80% बच्चों ने कहा कि आरई इज एक्चुअली आवर फेवरेट सब्जेक्ट। वो फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए कहा कि दिस इज अ सब्जेक्ट जहां हम ये बड़े क्वेश्चंस उठा सकते हैं, लाइफ के बिग क्वेश्चन। सो आई थिंक अगर हम भी कुछ अपनी स्कूल के अंदर कोई स्पेस क्रिएट करें, क्योंकि हमारी रिलीजियस एजुकेशन तो ये बड़ी क्वेश्चंस नहीं उठाती है, लिटरेचर के थ्रू, फिलोसफी के थ्रू अगर हम बच्चों को इंगेज करें एग्जिस्टेंशियल डिस्कोर्स के अंदर, तो फिर ये पॉसिबल है कि ये भी एक काउंटर कर सकता है। I mean, these are just some thoughts जो मेरे जहन में अभी आते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत खतरनाक बातें करना शुरू कर दी। इस सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत सी चीजें जो है वो डिस्कस की जा रही है, आप नए वेन्यूज खोल रहे हैं, मगर आई थिंक वो तो जरूरी है। जी, बिल्कुल। और हम उम्मीद रखते हैं कि ये चीजें होंगी। और जो डॉक्टर जाफर ने पूछा, मेरा ख्याल में वो जो फेक न्यूज का जो लॉ बन रहा है, हो सकता है उसकी फिफ्थ जनरेशन शायद अगर उस पर एप्लीकेबल हुई तो शायद वो खुद ही कतल करनी पड़े। कोई और क्वेश्चन हॉल से? फिफ्थ जनरेशन वॉर का क्या? जी, मैंने कहा ना कि अगर फेक न्यूज पर अगर वाकई एप्लीकेबल हुआ प्रॉपर्ली तो शायद वो फिफ्थ जनरेशन वॉर का जो इशू है वो सेटल हो जाए। जी, कोई और क्वेश्चन? या हम ऑनलाइन क्वेश्चन पे चले जाए? कलीम साहब, इसमें नहीं, ऑनलाइन में कोई भी क्वेश्चन नहीं, डॉक्टर नैयर जो है उन्होंने पहले भी हमसे सेमिनार शुरू होने से पहले कहा था कि वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। डॉक्टर नैयर, डॉक्टर आप कहिए उसको। डॉक्टर नैयर, आपको आवाज आ रही है हमारी? आप अनम्यूट करके अगर डॉक्टर नैयर एज नैयर थे। डॉक्टर नैयर है नहीं इस वक्त। अच्छा, इस वक्त हाँ, नहीं। इस वक्त है नहीं। अच्छा, हाँ, मैं एक छोटी सी चीज शेयर करना चाह रहा था। तो इस तरह से कि आपने जो फिलॉसफी की बात की बच्चों के लिए, मतलब सोसाइटी में मैंने इस चीज़ की रुझान है कहीं पर तो कोई ज़्यादा नहीं है तो वो नज़र आने लगे। लेकिन ये कि इस सारी एक्टिविटी की वजह से जो आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से मुलाकात होती है तो उसमें जो है वो इस बात का इजहार होने लगा है कि ख़ास तौर से जो फिलॉसफी के टीचर्स हैं, जब वो अपने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जब वो पढ़ा रही होती हैं या पढ़ा रहे होते हैं तो वो इस बात को महसूस करती है कि जो बच्चे उनके सामने बैठे हुए हैं वो जिस कमी के साथ उनके सामने आकर बैठे हैं वो उस बात को समझ ही नहीं पा रहे। तो उनका ख्याल ये होता है कि वो स्कूल लेवल पर उसको जो शुरू करें। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि एक जिम्मेदारी आपकी और लगाए देते हैं कि आप जो है वो उनका ख्याल ये है हमारे दोस्तों का कि कोई कैरिकुलम जो है वो बनाया जाए इस लेवल पर और फिर उसको जो है स्कूल में लेकर के जाया जाए। तो ये आपसे मैं कह सकता हूँ और इंतज़ार करेंगे कि इस तरह के दोस्तों का कोई इज्तिमा हो सके तो कुछ इस तरह की किताबों को डेवलप कर सकें, आर्टिकल्स डेवलप कर सकें और सारे स्कूलों में ना सही लेकिन जहाँ तक हमारी रसाई है उन जगहों तक हम जो है वो फिलॉसफी फॉर सी के लिए जो है हम कोशिश कर सकें। क्योंकि देखिए वो जो रास्ते हैं जैसे भी इन्होंने कहा कि रास्ते बंद किए जाते हैं वो दीवानों के, लेकिन वो रास्ते बंद होते नहीं है, रास्ते निकालने पड़ते हैं, वो निकलते जाएंगे। तो अगर आप जो है वो जो अभी आपने कहा कि 5 मज़ाहिब सिखाए जाते हैं और उसके बाद उस पर जो है वो आप गुफ्तगू कर सकते हैं और सवाल भी रख सकते हैं, तो यहाँ तो इस बात का इम्कान पता ही नहीं है। अभी मेरा ख्याल है 50 साल तक तो हम इसी दलदल में जिएंगे। मगर हम ये कर सकते हैं कि बच्चों तक जिन हमारे दोस्तों की रसाई है उन बच्चों तक हम वो बुनियादी बात जो तो फिलॉसफी से मुताल्लिक़ है जो ज़िंदगी में दाखिल हो जाए उनकी, और फिर उसके बाद वो आज़ाद हों तमाम पाबंदियों के बावजूद। हम भी तो पाबंदियों में रहते हैं, बिल्कुल हम आज़ाद हैं। हम जिस वक्त इस
इस सतह पर आए थे कॉलेज के ज़माने में, तो कोई बहुत अच्छे हालात उस वक्त भी नहीं नहीं थे। थे, अब बद से बदतर हो गए, लेकिन एक उस वक्त भी जो है वो कहने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता था, निकालना पड़ता था। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें फिर आपकी इसमें मदद चाहिए होगी। उसमें मैं एक चीज अगर ऐड करूं कि शायद फिलोसफी के नाम से हमारे लिए अभी भी मुश्किल है, लेकिन ये जो P4C है ना, ये भी कोई जो फिलोसोफर्स हैं उनके आइडियाज लेके नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं। उनका जो करिकुलम होता है वो पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू होता है, तो वो शॉर्ट स्टोरीज से फिर बातचीत करवाते हैं। तो इन अ वे लिटरेचर कैन डू दैट। तो उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, अगर उनके जो टीचर्स हैं उनके उनके साथ काम किया जाए कि जब आप पढ़ाते हैं तो ठीक है, एग्जाम्स के लिए जो आप पढ़ा रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन उसमें जो थीम्स हैं, फ्रेंडशिप के थीम्स कभी निकल आते हैं, मॉरल थीम्स निकल आते हैं, उसको थोड़ी सी डेप्थ में एक फिलोसफिकल अप्रोच के साथ अगर हैंडल करें तो लिटरेचर की क्लास मुझे लगता है कैन बी अ प्लेस कि जहां पर इस लेवल पे डिस्कशंस हो सकते हैं। आई डोंट थिंक, आप सही कह रहे हैं, रिलीजन की क्लास में या एडिशनल फिलोसफी की क्लास भी शायद बहुत लोगों को, लेकिन पेडागोजिकली लिटरेचर माइट लैंड इटसेल्फ कि वो ये कर सके। मुझे एक आप क्लोजिंग करवाइए ना। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक एक जुमला इससे शेयर करना है। वो आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, थ्रू लिटरेचर ये हो सकता है। यानी अलग से आप कहें ये फिलॉसफी की किताब है बच्चों के लिए, तो बच्चे क्लास में से बाद आते हैं क्योंकि उनके अब्बा अम्मा ने सिखाया हुआ कि भाई फिलॉसफी क्या होती है। लेकिन कहानियों के जरिए मतलब एक मुश्किल और है, जिस जमाने में बहुत संजीदगी से हमारे सब कॉन्टिनेंट के एरिया में कहानियाँ लिखी गई, वहाँ पे जो जुमले हैं वो मिसोजिनस बहुत, जो कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह के हैं कि हम अब उनको बच्चों को पढ़ाते हुए थोड़ा सा खौफजदा होते हैं कि वो हम क्या फिर पढ़ाने जा रहे हैं उनको। तो उसका जो ऑल्टरनेट है उसकी जरूरत है। हाँ, वो कैपेसिटी तो टीचर की उसको भी क्रिटिक कर सके कि उस टेक्स्ट को, वो बड़ा जरूरी होता है। ठीक। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की डेटा की, कि हम खुद भी डेटा बनाते हैं, मुझे फिर को याद आता है पूरा का पूरा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कि स्टेटिस्टिक्स और पूरे का पूरा। अच्छा, लेकिन एक जो बड़ा क्राइसिस आया है सोशल साइंसेस के, हम लोग सब सोशल साइंसेस के लोग हैं, तो सोशल साइंसेस के अंदर भी वो जो मोड ऑफ रिसर्च है इस हद तक चली गई कि जी क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव जो जिसकी हम वो जो आप बात कर रहे थे बिगर आइडिया फिलॉसफी और जो सब्जेक्टिविटी जिसमें किसी हद तक भी आ जाती है, तो वो रिप्लेस कर रही है सारे डिबेट को, और बड़ा रिलायबल उस डेटा को है जो कि क्वांटिटेटिव है। आप बताएं कि ये जिस सिचुएशन आ रही है, तो आने वाले दिनों में तो फिर ज़्यादा रिलायबिलिटी तो इसी पर जाएगी, तो फिर किस तरह आप उसको करेंगे? आई थिंक ये बिल्कुल एक कंसर्न है, और जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को, वो बिल्कुल है। और मैंने ये भी देखा कि बहुत सारी जो रिसर्च की कॉल्स आती हैं उसमें भी यही इशू है कि जिस किस्म का वो फोकस अब डेटा और बिग डेटा पे कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ कंसर्न फॉर द सोशल साइंसेस, जो कि आई थिंक इसका अब आई डोंट नो कि इसके किस किस्म के हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि क्योंकि अब वो इवन पॉलिसी के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी एविडेंस बेस्ड, और एविडेंस का मतलब वो लेते हैं कि इट हैज़ टू बी शोन थ्रू क्वांटिटेटिवली डिजाइन रिसर्च। तो आई थिंक दिस इज बहुत कम स्पेसेस अब रह गई हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि दे आर क्वांटिटेटिव रिसर्च को भी इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये भी इसी का एक पार्ट है, क्योंकि इट अलाउज इटसेल्फ टू देन बी क्वांटिफाइड, और उससे ट्रेंड्स निकाल के और आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं फॉर द वेरियस पर्पसेस दैट दे वांट टू यूज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर टीपू सुल्तान, कुछ मजबूरी की वजह से आप हमारे साथ शरीक नहीं हो सके, तो मैं खलील दुरानी साहब जो के सदर हैं सोशल साइंसेस के, जो चाहूँगा कि ये क्लोजिंग करें और थैंक यू करें। शुक्रिया आपका। देखिए, इतनी सारी इंतहाई गहराई के साथ जो आपने गुफ्तगू की है, और मुझे अंदाज़ा नहीं है कि हम कितने लोग हैं इस वक्त सोसाइटी में जो इस तरह से इस मामले पर जो है वो इन डेप्थ नॉलेज भी रखते हों,
और इतना उनके पास आदाद शुमार भी हों। आदाद शुमार होंगे यकीनन, लेकिन उनको इकट्ठा करने में दिलचस्पी लेना और उससे पे काम करके उसके नताइज निकालना, जो आपने जिस तरह से आपने पेश किया है, वो मतलब मेरे लिए भी और हमारे दोस्तों के लिए भी वो एक बहुत अहम बात है। और हम चाहेंगे कि ये गुफ्तगू हमारी आपके आज जो हुई है वो यहीं पर मुकम्मल ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, बल्कि इसमें जो नए पहलू निकल कर के आएंगे वो यकीनन हम चाहेंगे कि आपके साथ हम और जगहों पर भी इस गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जिस तरह की आपने गुफ्तगू की है, कि बच्चों तक फ़िलासफ़ी को पहुंचना चाहिए। इंटरनेट के जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका जो इस्तेमाल है वो लिमिटेड होना चाहिए, उसको कैसे लिमिट किया जाए, और लोगों की दिलचस्पी ज़िंदगी के और मामलात में जो शुरू दिन से बचपन से जो होनी चाहिए, उसके बारे में आपने जो है वो बहुत अहम जो है वो बात कही है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारा और आपका साथ अब जुड़ गया, और इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इस बात की ख्वाहिश रखेगी, तवक्का करेगी कि आप अपने मशवरों से हमें जो है नवाजते रहें इस हवाले से, या और ज़िंदगी के मामलात में भी आप हमें जो है वो हमारे साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। एक चीज़ दूसरी बात यह है कि एक रिवायत है छोटी सी, और हम ये 22वीं मरतबा कर रहे हैं। तफसील जो है वो राह सईदा साहब ने बहुत बयान की है, इसलिए अब उसमें नहीं जाऊँगा। और 22 साल से हम एक शील्ड ज़रूर बनाते हैं, वो शील्ड जो है वो हम गुफ्तगू करने वाले को पेश करते हैं। हमारे यहाँ ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा मौजूद हैं, जो हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं, और मतलब इनके तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं उनसे कहूँगा कि 2 मिनट के लिए यहाँ तक आ जाएं तो वो शील्ड आपको दे सकें। बहुत शुक्रिया। बीच में से बहुत शुक्रिया जी, आप सबका बहुत शुक्रिया लेक्चर में शरीक रहने का। हम डॉक्टर साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और इतना अच्छा लेक्चर दिया जी। और ये हमारा लेक्चर जो है वो हमारे फेसबुक पर अपलोड भी हो जाएगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं इसको, और उसके बाद ये डिबेट यूट्यूब पर भी रहेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। चाय हाजिर है, जो दोस्त यहाँ वो चाय पियेंगे, और जो दोस्त घर पर है वो पूरी चाय पिएंगे। बहुत शुक्रिया। और पीएमए का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। थैंक यू। ये नीचे सब चीज जांच मैसेजेस तो नहीं देख रहे हैं, एक आध मैसेज आया नहीं वॉइस इज नॉट रिकॉर्डिंग विल बी एंड कर पक्का नहीं खुद ब खुद रिकॉर्डिंग आ जाएगी। मैंने जूम पे किया नहीं है मुझे।